हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सॉल्यूशन चैप्टर अपना चल रहा है और सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपने डिस्कस किए हैं। आज की इस क्लास में अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी। फर्स्ट अपन देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, यानी लिक्विड में सॉलिड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी के बारे में आप पढ़ेंगे। कौन से सॉलिड सब्सटेंस ऐसे हैं जो वाटर में डिजोल्व होते हैं या अदर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं या नहीं होते हैं, उन सब के बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड बोलते किसे हैं, डिफाइन कैसे करेंगे इसे। तो लेट अस सी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम dissolve in 100 gram of solvent called solubility and this type of solution is known as saturated solution। क्या मीन हुआ, ध्यान दें। 100 ग्राम वाटर आपके पास है या कोई भी वाटर का फिक्स अमाउंट आप लें या किसी अदर सॉल्वेंट का फिक्स अमाउंट लें, जरूरी नहीं है वाटर ही आपके पास हो, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। ये 100 ग्राम सॉल्वेंट आपके पास है या 100 ग्राम से भी कोई जरूरी नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट आप ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आइडियली अपन 100 ग्राम लेके ही डिफाइन करते हैं। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट आपके पास है, इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉलिड अपन डिसोल्व कर सकते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉलिड का डिसोल्व हो सकता है मैक्सिमम, उसी अपन बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब जैसा कि अपने को पता है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरी सॉलिड कैन डिसोल्व इन एवरी सॉल्वेंट। ऐसे हो नहीं सकता कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो किसी भी सॉल्वेंट में डिसोल्व हो जाए। जैसे अपन देखते हैं नॉर्मली जो साल्ट होता है अपना टेबल साल्ट NaCl, वाटर में इजीली डिसोल्व हो जाता है, लेकिन उसी टेबल साल्ट को अपन ऑयल में या पेट्रोल में अपन डिसोल्व करने का ट्राई करें तो वहां पे डिसोल्व नहीं होता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ऐसे अपन और देखते हैं कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको अपन वाटर में डिसोल्व करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको टेम्परेचर बढ़ा दे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो ऐसा क्यों होता है, कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स किसे बोलेंगे, 100 ग्राम सॉल्वेंट में या सॉल्वेंट के किसी फिक्स अमाउंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम called solubility and this type of solution is known as saturated solution। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solids। solubility of solids को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो लेट अस सी। फैक्टर्स अफेक्टिंग factors affecting solubility of solid। solubility of solids को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे अपन देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो अपन इसमें क्या बताते हैं कि एज वी नो दैट एवरी सॉल्यूट कैन नॉट डिसॉल्व इन एवरी सॉल्वेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जो सॉल्यूट है या कोई भी सब्सटेंस किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, नॉट पॉसिबल। या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस किसी भी सॉल्वेंट जैसे कि वाटर हो, बेंजीन हो, ईथर हो, इन सब में डिसॉल्व हो, इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे अपन देखते हैं कि NaCl है, साल्ट या टेबल साल्ट अपन इसे बता सकते हैं, वाटर में तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन इसी NaCl को यदि आप बेंजीन में डिसॉल्व करने का ट्राई करेंगे या ईथर में डिसॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होता है ये। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रूल है कि कौन से सब्सटेंस कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, ये अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखते हैं अपन, इसमें एक रूल लगता है, solubility can be explained
इन अकॉर्डेंस विथ लाइक डिजोल्व लाइक, इसमें एक रूल लगता है लाइक डिजोल्व लाइक का। लाइक डिजोल्व लाइक, इसका क्या मतलब है कि पोलर सोल्यूट, polar solute can only dissolve in polar solvent। पोलर सोल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि अपन देखें कि NaCl है या पोटेशियम क्लोराइड है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है, ये सब पोलर सोल्यूट है। पोलर का मतलब पोल्स, पोल्स का मतलब क्या होता है, चार्ज, यानी जो जिन पे चार्ज मिले वो पोलर होते हैं। जैसे NaCl Na+Cl-, KCl K+Cl-, NaNO3 Na+NO3-, तो ये सब क्या हो गए, पोलर सोल्यूट। पोलर सोल्यूट कैन ओनली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। पोलर सोल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर, वाटर पोलर होता है H+OH-, तो पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है। ऐसे ही अपन देखें नॉन पोलर सोल्यूट, नॉन पोलर सोल्यूट कैन इजीली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर मतलब जिन पे कोई चार्ज नहीं मिले, तो नॉन पोलर सोल्यूट जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे नॉन पोलर सोल्यूट में बताऊं आयोडीन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। सल्फर, ये भी क्या है, नॉन पोलर, कोई चार्ज नहीं है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, बेंजीन है, ईथर है, ये सब कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो नॉन पोलर सोल्यूट कैन इजीली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं हो। नॉन पोलर सोल्यूट कैन इजीली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर एक्सेट्रा। बट यदि आप ये ट्राई करें कि पोलर सोल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें, तो ये क्या होगा, या तो वेरी लेस अमाउंट में सोल्यूबल होगा या फिर डिसॉल्व नहीं होगा, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल और इनसोल्यूबल। नॉन पोलर सोल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करने का ट्राई करें तो ये भी नहीं होगा, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल रहेगा। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आपको बताना रूल लगेगा लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन अकॉर्डेंस विद लाइक डिसॉल्व लाइक रूल। जैसे नॉर्मली क्लास में भी अपन देखते हैं फ्रेंड्स होते हैं, एक जैसे जो दोस्त होते हैं उसी के पास बैठते हैं, ठीक है ना, अपनी कैटेगरी अपने आप ही बना लेते हैं क्लास में स्टूडेंट्स। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल वहां भी अप्लाई होता है। गर्ल्स गर्ल्स के पास बैठती है, बॉयज बॉयज के पास बैठते हैं, ठीक है। और बॉयज में भी अपनी कैटेगरी डिवाइड होती है, अपने जैसे कैरेक्टर वाले स्टूडेंट्स के पास दूसरा स्टूडेंट्स अपने आप ही जाके बैठ जाएगा। तो ध्यान रखें लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल हर जगह अप्लाई होता है। तो यहाँ भी लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल अप्लाई हो रहा है कि पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। यदि पोलर सोल्यूट को नॉन पोलर सोल्यूट सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो सोल्यूबल नहीं होगा या फिर ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल, ना के बराबर सोल्यूबल होगा। नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, बट नॉन पोलर सोल्यूट को आप पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने का ट्राई करें तो डिसॉल्व नहीं होंगे, ये ध्यान रखें। ऐसे ही आगे और देखते हैं इसमें अपन नेक्स्ट इसमें अपन क्या बताते हैं कि सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करने में दो एंथैल्पी का रोल होता है। टू टाइप की एंथैल्पी होती है अपनी, एक तो होती है लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी, लेटिस एनर्जी। सेकंड अपनी होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, यदि वाटर है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलेंगे, और सॉल्वेंट कोई और है तो उसे सॉल्वेशन एंथैल्पी अपन बोल सकते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी या एनर्जी भी बोल सकते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी, या कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो इसे अपन बोलते हैं सॉल्वेशन एंथैल्पी, सॉल्वेशन एंथैल्पी। तो ध्यान दें लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी होती क्या है, पहले तो मैं आपको ये डिफाइन करने का ट्राई करूंगा। तो लेटिस एनर्जी का मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई सोल्यूट ए है, सोल्यूट ए, जैसे शुगर आपके पास है तो शुगर में शुगर के बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, C12H22 O11, C12H22 O11 के बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो सोल्यूट ए है आपके पास, तो इस सोल्यूट में ए के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं।
इनके बिटवीन कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिस अट्रैक्शन फोर्स से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इस सॉल्यूट को जैसे ही वाटर में आपने डाला, नॉर्मली सॉल्वेंट वाटर ले रहा हूं मैं, बिकॉज वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट अपन मोस्टली वाटर ही लेते हैं। तो ध्यान रखें, सबसे पहले आगे देखते हैं कि लेटिस एनर्जी होती क्या है। जैसे सॉल्यूट ए आपके पास है, तो ए के पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसे अपन बोलते हैं लेटिस एनर्जी। यानी ए के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसे अपन लेटिस एनर्जी बोलते हैं। ये वाटर है, तो जैसे ही ए को आपने वाटर में डिजोल्व किया, तो ए के पार्टिकल्स को वाटर क्या करता है, सराउंड कर लेता है चारों तरफ से। ए के पार्टिकल्स को वाटर चारों तरफ से क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा, और इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिसे अपन हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलेंगे। तो यदि ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है, ध्यान दें, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन लेटिस एनर्जी, तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी इजीली सोल्यूबल हो जाएगा, जो सब्सटेंस आपका है वो इजीली सोल्यूबल हो जाएगा। अब एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान दें, एक बार आपको डिफाइन करते हैं इसमें। जैसे ये वाटर है, तो सोल्युबिलिटी जैसे अपन डिसोल्व करते थे, एक्चुअल में होता क्या है कि वाटर के पार्टिकल के बीच बीच में ये ए के पार्टिकल एडजस्ट होंगे। ऐसे वाटर के पार्टिकल थे, इनके बीच बीच में ए के पार्टिकल्स या कोई भी सॉलिड उसके पार्टिकल क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। अब ए के पार्टिकल एडजस्ट हो रहे हैं, मतलब इन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा आपको, और इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, लेटिस एनर्जी। और जैसे ही इस ए को आप वाटर में डालते हैं, तो ए के पार्टिकल्स को वाटर सराउंड कर लेते हैं चारों तरफ से, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इसे अपन बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यदि ये एनर्जी ज्यादा निकलती है और बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है और लेटिस एनर्जी कम, मतलब बॉन्ड इजीली टूट जाएंगे, और इजीली टूट जाएंगे तो ए क्या होगा, इजीली सोल्यूबल हो जाएगा, ध्यान रखें। तो लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी से आप ये बता सकते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, लेटिस एनर्जी कम, तो सब्सटेंस इजीली सोल्यूबल हो जाएगा, और हाइड्रेशन कम है और लेटिस ज्यादा होती तो इजीली सोल्यूबल नहीं होता, ये आप ध्यान रखें। ऐसे ही नेक्स्ट अपन और बताते हैं इसमें। तो लेटिस और हाइड्रेशन में आप ये ध्यान रखें, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो या सोल्वेशन एंथैल्पी ज्यादा हो, लेटिस एनर्जी कम हो, तो सब्सटेंस इजीली सोल्यूबल हो जाता है। पोलर पोलर में डिसोल्व होते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में। अब यहां ध्यान रखें, देयर आर सम सब्सटेंसेस लाइक शुगर, ग्लूकोज, और अपना जाना पहचाना अल्कोहल। नॉर्मली जो आजकल अपने सैनिटाइजर आ रहे हैं, सैनिटाइजर में अल्कोहल यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ही यूज होता है, ध्यान रखें आप। तो शुगर, ग्लूकोज, अल्कोहल ये सब मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये कैसे होते हैं नेचर में, नॉन पोलर। और वाटर अपना क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी पोलर। इनऑर्गेनिक मतलब इसमें कार्बन नहीं है, ये वाटर अपना। तो शुगर है, ग्लूकोज है, अल्कोहल है, नॉन पोलर है, फिर भी वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। नॉर्मली अपन देखते हैं शुगर को वाटर में डिसोल्व करते हैं, हो जाती है, ग्लूकोज को करते हैं, हो जाती है, और अल्कोहल तो बहुत ही अच्छी तरह से वाटर में डिसोल्व हो जाती है। तो रीजन क्या है, अल्कोहल, ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ग्लूकोज एंड शुगर, ये क्या करते हैं, फॉर्म एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। वाटर के साथ क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसलिए वाटर में क्या है, ये सोल्यूबल है। वैसे तो नहीं होने चाहिए, नॉन पोलर है, और वाटर कैसा है, पोलर, तो डिसोल्व नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये वाटर के साथ क्या कर लेते हैं, एच बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए इजीली डिसोल्व हो जाएंगे। तो इसमें तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बार वापस मैं रिकॉल आपको करवा देता हूँ, वापस रिवाइज करवा देता हूँ। ये तो लिखा रहने देते हैं अपन, इसी में देख लेते हैं आगे। एक तो लाइक डिसोल्व, लाइक यानी पोलर सब्सटेंस है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व होंगे, नॉन पोलर है वो किस में डिसोल्व होंगे, नॉन पोलर में डिसोल्व होंगे। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, यानी पोलर को नॉन पोलर में डिसोल्व करेंगे, डिसोल्व नहीं होगा या ऑलमोस्ट इनसोल्युबल। नॉन पोलर को पोलर में आप डिसोल्व करने का ट्राई करेंगे, डिसोल्व नहीं होगा या फिर ऑलमोस्ट इनसोल्युबल। फिर सेकंड आपको बताया कि क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और लेटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम।
तो वो सब्सटेंस इजीली डिजोल्व हो जाएगा। फिर लास्ट आपको बताया कि देयर आर सम नॉन पोलर सब्सटेंसेस लाइक शुगर, ग्लूकोज एंड अल्कोहल, स्टिल दे आर सोल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म एच बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट फैक्टर अपन इसमें देखते हैं अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल है सोल्युबिलिटी में? टेम्परेचर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ध्यान दें आप, जैसे ही अपन किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं यानी सॉल्यूशन बनाते हैं, तो या तो क्या होता है प्रोसेस डिसोल्यूशन प्रोसेस, यानी डिसोल्व होने का जो प्रोसेस है उसे अपन डिसोल्यूशन प्रोसेस बोल सकते हैं। कि डिसोल्यूशन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक हो सकता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकल सकती है, और जहां पे हीट निकल रही है वहां डेल्टा एच का साइन कैसा होता है? नेगेटिव। डेल्टा एच का साइन नेगेटिव, या फिर इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इज लेस देन 0। या हो सकता है कि प्रोसेस कैसा हो? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी डेल्टा एच इज इक्वल पॉजिटिव, या डेल्टा एच इज मोर देन 0। तो ध्यान रखें, घर पे अपन देखते हैं नॉर्मली किसी सॉल्यूट को अपन सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं, तो यदि अपना कंटेनर कूल हो जाए, कंटेनर ठंडा हो जाए, इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो? एंडोथर्मिक, उसे डिसोल्व होने के लिए हीट चाहिएगी। और कई बार ऐसा होता है कि कंटेनर आपका क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है, डिसोल्व करने पे गर्म हो जाता है। जब अपन लाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड को अपन वाटर में डिसोल्व करते हैं तो अपना जो कंटेनर हो जाता है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है, डिसोल्व होने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट निकल रही है। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आप ये ध्यान रखें कि जैसे ही किसी सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं, तो डिसोल्व करने का जो प्रोसेस है मे बी एक्सोथर्मिक और मे बी एंडोथर्मिक, यानी हीट निकल भी सकती है। एक्सो मतलब एक्सो यानी बाहर, थर्म का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का बाहर निकलना। तो डिसोल्व करने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है या फिर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक भी हो सकता है, इसे डिसोल्व होने के लिए हो सकता है हीट चाहिए। तो अब आगे अपन देखते हैं। आगे पर इसमें क्या लिखेंगे? इफ डेल्टा एच इज लेस देन 0, या अपन क्या बता सकते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल नेगेटिव, यानी हीट निकल रही है, इसमें पहले से ही क्या हो रहा है? हीट निकल रही है। और इस कंडीशन में आप क्या करें? टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। यानी टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज यहाँ पे हो जाएगी। जैसे अपन बता सकते हैं एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोल्व करना, कैल्शियम ऑक्साइड को डिसोल्व करना, ये प्रोसेस कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी हीट इनमें निकलती है। डेल्टा एच इज इक्वल नेगेटिव का मतलब ध्यान रखें आप, एक्सोथर्मिक। और इस कंडीशन में यदि अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ऐसी सेकंड अपन देखते हैं, इफ डेल्टा एच इज मोर देन 0, डेल्टा एच का 0 से ज्यादा है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, इसे हीट चाहिए, इसे डिसोल्व होने के लिए हीट चाहिए। ये बोलता है कि मेरे को तो हीट दो, मतलब और ज्यादा डिसोल्व होगा। तो यदि यहाँ पे आप क्या करें? टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो इसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये दो कंडीशन अपन बता सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, कि डिसोल्व होने का प्रोसेस मे बी एक्सोथर्मिक और मे बी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है। एंडोथर्मिक जैसे कि शुगर को डिसोल्व करते हैं अपन, NaCl को डिसोल्व करते हैं, ये प्रोसेस कैसे होते हैं? डिसोल्व होने के, एंडोथर्मिक होते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। अब एक इंपॉर्टेंट आप ध्यान दें, ग्लोबल साल्ट आता है यहाँ पे, नॉर्मली ये ट्रेंड होता है, लेकिन एक ऐसा साल्ट भी अपन देखेंगे यहाँ पे जिसमें पहले तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, और बाद में एक सोल्यूबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज। तो ग्लोबल साल्ट इसे अपन देखेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, ग्लोबल साल्ट है, गोबर साल्ट इसे आप नहीं सुने,
ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट अपन इसमें लेते हैं, तो ग्लोबल साल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2SO4 डॉट 7H2O, सॉरी 10H2O होता है, Na2SO4 डॉट 10H2O। तो ये आपका क्या होता है, ग्लोबल साल्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करें